नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने जा रहे हैं 22, 23 और 24। जी हां, डे 14 पे है हम लोग। आज हम लोग 6 लेसन टोटल बात करेंगे। हम लोग कर रहे हैं 1 to 5th क्लास यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं TRE 4.0 में तो उसके लिए हम लोग वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इसमें पूरा हम लोग अच्छे से 3, 4, 5 क्लास के सारे हम लोग सामान्य अध्ययन करेंगे NCERT और SCERT का। तो उसी का आगे आज बढ़ाते हैं। 22, 23 और 24 को करते हैं। लेसन नंबर 22, दुनिया मेरे घर में। दुनिया मेरे घर में पहला क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम था कि पृथ्वी की सतह पर कुल जल का लगभग कितना प्रतिशत निकटतम से पूर्णांक मतलब महासागरों में। महासागर में पूछ रहा है। अप्रॉक्सली 97% आप कहेंगे कि महासागर में है, जो नमकीन पानी है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है किस जगह का? चापोरा समुद्र तट है, द्वीप समुद्र तट है, आक्सा बीच है या मरीन बीच है? तो मरीन बीच जो है ये सबसे बड़ा है समुद्र तट। राधा नगर समुद्र तट कहाँ स्थित है? राधा नगर समुद्र तट पूछ रहा है कहाँ पे है, तो आप कहेंगे भारत में है। कौन सा सागर एस आकार का है, एस जैसा दिखता है? तो आप जवाब देंगे अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर एस के जैसा दिखता है। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना, ऊपर नीचे लयबद्ध तरीका से, इसको ज्वार भाटा के नाम से हम लोग जानते हैं। इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन का है कि पृथ्वी की सतह पर कुल जल का 97% जो है महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि सतह पर सबसे ज़्यादा जल उपस्थित होने के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। क्लियर है? तो जी सर। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। ओके, जबकि अन्य 29% महाद्वीप और द्वीप में शामिल है। फिर से सुनिए, पृथ्वी की सतह पर 71% भाग जो है जल से ढका हुआ पृथ्वी पर का, जबकि अन्य 92% महाद्वीप एवं द्वीप समूह में है। यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि 97% क्या था? तो जो ये जल टोटल है पृथ्वी, उसमें का 97% कहाँ पे नमकीन जल है, ये बात कह रहा है। मतलब महासागरों में ये कह रहा है। जितना जल है ना पृथ्वी के सतह पर, उसमें 97% क्या है, महासागर में है। पृथ्वी कितना ढका हुआ है? तो 71% ढका हुआ है। महाद्वीप और द्वीप में शामिल है 29%। मरीना बीच चेन्नई का एक प्राकृतिक शहरी समुद्री तट है। तो ये भी क्लियर हो गया कि मरीना बीच कहाँ है, तो चेन्नई में, और चेन्नई का है तमिलनाडु। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है, यानी 6.5 किलोमीटर लंबा है। समुद्री तट उत्तर में फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास से दक्षिण में फोरशोर स्टेट तक चलता है। ब्राज़ील के प्रिया डो कैसीनो बीच के बाद यह विश्व का दूसरा सबसे लंबा है। ब्राज़ील में सबसे बड़ा है जिसको बोलते हैं प्रिया डो कैसीनो बीच। उसके बाद दूसरा नंबर में अपना इंडिया में है, और नाम आपको पता चल ही गया, मैं बता ही दिया। मरीना बीच चेन्नई में है, तमिलनाडु में है, 6.5 किलोमीटर लंबा है। अंडमान द्वीप समूह के सबसे बड़े समुद्री तटों में से एक, ठीक है, राधा नगर समुद्री तट रोमांटिक स्थलों में से एक है। यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है जहां परिवार भी अपनी छुट्टियां का आनंद लेने आते हैं। प्राकृतिक और रोमांच प्रेमी प्राकृतिक परिदृश्य का आनंद लेने के लिए इस द्वीप पर आते हैं। यदि विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए, एस आकार का अक्षर बनाने वाला महासागर, जिसको कि अटलांटिक महासागर कह सकते हैं। आर्कटिक महासागर, बेरंटर सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलसंवर्धन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। प्यूर्टो रिको गर्त जो लगभग 28,230 फीट गहरा है,
अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। प्यूर्टो रिको गर्त 28,230 फीट गहरा है। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा है। हम और आप जिस घर में रहते हैं वो 10 फीट ऊंचा है, और सोचिए 10 फीट में इतना ऊंचाई है, 28,230 फीट होगा तो कितना बड़ा हो जाएगा। यानी अगर 10 फीट का एक छत हो रहा है तो टोटल हो जाएगा 2823 फीट, मतलब तल्ला। कितना बड़ा हो गया। नेक्स्ट है कि दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना ज्वार भाटा कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा द्वारा तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार का प्रेरित करता है उठने को। लेसन नंबर 23 का पहला क्वेश्चन है, पोचमपल्ली के बारे में बात करते हैं कि पोचमपल्ली साड़ी बनाने की प्रक्रिया क्या है। तो आंसर क्या कहिएगा, कताई होती है, रंगाई होती है और बुनाई होती है। प्रक्रिया में सबसे पहले कताई किया जाता है, तब रंगाई होता है। कताई का मतलब होता है जानवर के शरीर से बाल वगैरह हटाना। तो कताई पहले होगा, फिर उसको रंगाई होता है, फिर लास्ट में जाके बुनाई होता है। ये प्रक्रिया है। पोचमपल्ली बुनकरों की समस्या का परिणाम क्या है। तो आंसर आप कहेंगे, बुनकर अपनी पारिवारिक कला को छेड़ देता, मतलब छोड़ रहा है। बुनक्कर अपनी पारिवारिक कला को छोड़ रहे हैं। ये बुनक्कर की सबसे बड़ी समस्या आ चुका है। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है, तो इसको बोलते हैं जरदोजी। वाराणसी की कढ़ाई का अद्वितीय कला क्या है, जरदोजी बोला जाता है वहाँ का जो कढ़ाई कला है उसको। नेक्स्ट बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ी और विशेष प्रकार के बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का एक भाग है, मतलब किस राज्य में पोचमपल्ली आपसे पूछ रहा है, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो आंसर क्या कहेंगे, तेलंगाना। कहाँ पे है पोचमपल्ली, तेलंगाना में है। क्लियर है बात। आइए सॉल्यूशन पढ़ के मैं इनको और डिटेल कर देता हूँ। पोचमपल्ली साड़ी बनाने की प्रक्रिया में धागा तैयार करना पहला कदम है। जो मैंने बोला कि जानवर के ऊपर से हटाकर बाल को धागा बनाया जाता है। फिर कहता है पोचमपल्ली साड़ियों के निर्माण में डिजाइनिंग दूसरा चरण है। उसके बाद रंगाई यानी डिजाइनिंग दूसरा चरण है। एक बार जब सूत तैयार किए जाते हैं तो इन्हें बिछाया जाता है, वांछित डिजाइन के अनुसार बांध दिया जाता है। यह प्रक्रिया जहां बाद में डिजाइन बनाने के लिए धागे का विभिन्न तरीकों से बांधा जाता है। रंग भरने के प्रसिद्ध इकात टाई और डाई विधि से शुरुआत होती है। बुनाई प्रक्रिया का अंतिम चरण है। एक बार रंगाई की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सूत की कपड़े में बुना जाता है, जिन्हें ताना वाना भी कहा जाता है, फंसाना एक दूसरे को। बुनाई दो प्रकार की हो सकती है। यह इस प्रकार पर निर्भर करती है कि यह कैसी की जाती है। जैसे पोचमपल्ली साड़ियाँ तेलंगाना की रेशम और सूती साड़ियाँ है, दोनों तरह का साड़ी बनता है। कई बुनकर अपनी पारंपरिक शिल्प छोड़ रहे हैं। सिल्क दिन व दिन महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार साड़ियों के लिए बहुत कम पैसे देते हैं, हालांकि वे खुद इन्हें बहुत अधिक दाम पे बेचते हैं, लेकिन खरीदते बहुत सस्ता है। यही कारण है कि कई बुनकर अपनी पारंपरिक कला को छोड़ रहे हैं, ये काम से मुंह फेर रहे हैं। जरी शब्द का प्रयोग चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए किया जाता है। जरदोजी के नाम से जानी जाने वाली कढ़ाई तकनीक 12वीं सदी में मध्य एशिया भारत में लाया गया। मध्य एशिया से वाराणसी वह स्थान है जहाँ प्राचीन बुनाई परंपराओं के सबसे अच्छी तरह संरक्षित किया जाता है। वाराणसी के ब्रोकेड और जरी वर्क बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार वाराणसी की कढ़ाई की अनूठी कला जरदोजी है। क्लियर है। तेलंगाना के नालगोंडा जिले का पोचमपल्ली गांव की दुनिया भर में चर्चा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने पोचमपल्ली को पर्यटन के लिहाज से देश का सर्वश्रेष्ठ गांव चुन लिया है। सोचिए, तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव अपनी बुनाई शैली और इकात साड़ियों के लिए जाना जाता है। पोचमपल्ली को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है।
पहले आंध्र प्रदेश में था, जब तेलंगाना 2014 में 2 जून 2014 को अलग हुआ, उस समय से क्या हुआ, उसमें चला गया तेलंगाना के साथ पोचमपल्ली। अब आते हैं हम लोग, बात करते हैं अध्याय 24 का, दूर देश की बात। इसमें कहा जा रहा है कि आबू धाबी के बारे में सही कथन का चयन करिए। जी हाँ, जवाब दीजिए इसका। आबू धाबी के बारे में यह मतलब सही कथन चयन कीजिए। मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, आबू धाबी। सबसे पहला तो यही आपको बात याद रखना है कि आबू धाबी क्या है, यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है। आबू धाबी में जल पेट्रोल की तुलना में अधिक महंगा है, मतलब पेट्रोल से ज़्यादा जल महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ये सब पता होना चाहिए आबू धाबी के बारे में। यानी इसका आंसर आप देने का जब बारी आएगा तो 1 से ज़्यादा में टिक मार दीजिएगा, 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आबू धाबी में चलता है? आबू धाबी में चलने वाला मुद्रा का नाम है दिरहम। कौन सा चलता है? दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबू धाबी के आसपास के देश किस लिए जाने जाते हैं? तो 3 का पहला हो जाएगा, घनी हरियाली और शीतल जल वाले देश जाने जाते हैं। आबू धाबी में सबसे आम फल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो खजूर मिलेगा, क्योंकि रेगिस्तान में क्या होता है, खजूर मिलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। निम्नलिखित विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जैसे कथन 1 में कहता है रेगिस्तान में रातें गर्म होती है, ये सही बात है? नहीं, गलत है। रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती है और तापमान बढ़ाती है, ये सही है। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ए गलत और बी सही हो जाएगा। रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? बर्लिन राजस्थान में, आबू धाबी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इंग्लैंड और उज्बेकिस्तान बांग्लादेश। 2 ऑप्शन दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आबू धाबी और अफगानिस्तान में क्या होगा? रेत के टीले पाया जाएगा। राजस्थान में भी मिलेगा लेकिन बर्लिन में नहीं मिलेगा, इसीलिए नहीं ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ अफगानिस्तान होगा लेकिन इंग्लैंड नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। इसमें दोनों नहीं होगा। सॉल्यूशन से देखते हैं, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। क्लियर है? आबू धाबी क्या है? संयुक्त अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। यह एक रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ बहुत कम पानी है। आबू धाबी में पेट्रोल प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसके निर्यात का एक बड़ा हिस्सा। इस प्रकार इस क्षेत्र में पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है यहाँ पे। आबू धाबी एशिया के पश्चिमी भाग में है, ठीक है। एशिया अगर ऐसे है तो इस तरफ में होगा, एशिया के पश्चिमी भाग में है। आबू धाबी में मुद्रा दिरहम है, यहाँ की मुद्रा दिरहम है। खजूर इस क्षेत्र का सबसे सामान्य फल है। मरुस्थल में बहुत कम वृक्षारोपण किया जाता है, वृक्ष नहीं होने की वजह से खजूर हो जाता है। आबू धाबी के आसपास के देश में पेड़ नहीं है। पेड़ क्या नहीं है? यहाँ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। बसें, गौर से सुने, बसें बड़े गैस भंडार के लिए जाने जाने वाले यह देश फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है, जिसका पूरा इलाका रेगिस्तान है। आगे कहा जा रहा है तेल के भंडार और मोतियों के उत्पादन की वजह से इस देश की अमीर देशों में गिना जाता है। हालांकि पौधे न होने की वजह से फल फूल के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। आगे कहा जा रहा है कि खजूर आबू धाबी का सबसे आम फल है, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत कम वृक्षारोपण किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि यह एकमात्र पौधा है जो इस रेगिस्तान में उगाया जाता है आराम से। एक रेगिस्तान परिदृश्य का एक बंजर क्षेत्र है जहाँ कम वर्षा होती है और परिणाम स्वरूप रहने की स्थिति पौधे और पशु जीवन के लिए प्रतिकूल हो जाती है। जल की कमी के कारण दिन भर गर्म रहता है और रात में ठंड होने के कारण रेत गर्मी नहीं पकड़ सकती। इसीलिए रात की अवधि के लिए जब सूर्य चमक नहीं रहा होता तो रेत अपनी सारी गर्मी खो देती है और रेगिस्तान ठंडा की रचना करती है, मतलब रात में ठंड और दिन के बहुत गर्मी। रेगिस्तान दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित एक अत्यंत शुष्क पठारी क्षेत्र है। यह एक रेतीला रेगिस्तान है जिसमें छोटी लाल रेत की पहाड़ियाँ मिल जाएगा। आबू धाबी शहर पर्यटकों के आकर्षण के लिए विभिन्न सहायक गतिविधियाँ प्रदान करता है और ऐसे गतिविधियों में एक है यहाँ रेत के टीलों की चढ़ाई या रेत के टीलों की यात्रा की जाती है। यहाँ लोग रेत पर चढ़ने के लिए जाते हैं। छोटा सा कॉमन सेंस लगाइए कि लोग रेत पर चढ़ने के लिए वहाँ पे
जाते हैं इतना खर्च करके। तो यहाँ पे 3 लेसन कंप्लीट हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या चीज़ का, तो SCERT का 3 लेसन करेंगे हम लोग। फोर क्लास आ गया इसमें। अब चलते हैं 22 लेसन से, 21 लेसन से शुरू करते हैं। सॉरी 22 से करना है, 21 तक तो हो चुका है। वेट कीजिए, मैं अभी निकालता हूँ 13 लेसन। ये सारे PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। तरह तरह के घर तक हम लोग पढ़ लिए थे। अब हमको 22 नंबर यहाँ से शुरू करना है। 22 में कह रहा है अजय जब गांव लौटे। पहला कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है, तो महात्मा गांधी सेतु है, आपको बिहार में पड़ता है, जहाँ से मैं निवास करता हूँ इसी से मेरा आना जाना होता है। पटना को हाजीपुर, वैशाली जिला को पटना जिला से जोड़ती है। कोइलवर पुल है स्थित है, तो आंसर होगा सोन नदी पर है कोइलवर पुल। भारत का शोक भी कहा जाता है, सॉरी कोसी नदी को, सोन को नहीं कोसी को। निम्नलिखित में से कौन सा पुल केवल मालगाड़ियों के यातायात और यह झील के ऊपर बना हुआ है, मालगाड़ी यहाँ से आता जाता है, तो आंसर हो जाएगा बेम्बनाड पुल। बेम्बानाड पुल जो है सिर्फ मालगाड़ी के आने जाने के लिए बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल ऑर्च रेलवे ब्रिज कौन है, तो आंसर हो जाएगा चिनाब रेलवे पुल हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो पूरी तरह से एकीकृत सुरंग नियंत्रण प्रणाली में पहली सुरंग है। मतलब सुरंग पहला है, चेनानी नासिरी सुरंग इसका नाम है। आइए, बहुत लोग पहली बार सुने होंगे, सॉल्यूशन से और भी इसको डिटेल करते हैं। भूपेन हजारिका सेतु या ढोला शहीद सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है। भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन 26 मई 2017 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 9.15 किलोमीटर कब किया गया है, फिर से पढ़िए। भूपेन हजारिका सेतु का उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। 2017 में 9.15 किलोमीटर लंबा है। 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक मुख्य उपनदी है। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे और दूसरा छोर असम के तिनसुकिया जिले से सदिया कस्बे में है। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो था, अब यहाँ पे आइएगा, एक सेकंड दीजिए मुझे, क्वेश्चन पर आइए। जब क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिए। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो नॉर्मली अगर देखा जाए बात, तो इसका आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु। महात्मा गांधी सेतु नहीं होगा, पहले था अब लेकिन क्या है, भूपेन हजारिका सेतु। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्लियर हो गया ये बात, तो जी सर क्लियर हो गया। आइए अब 2 नंबर को पढ़ते हैं। कह रहा है भोजपुर के कोइलवर में कोइलवर पुल सोन नदी पर बना है। यह 1.44 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल आरा को बिहार राज्य की राजधानी पटना से जोड़ता है। आरा से पटना को जोड़ता है कोइलवर। 1862 से 1900 तक कोइलवर पुल भारत का सबसे लंबा नदी पुल बना रहा। वर्तमान कोइलवर पुल के समानांतर एक नए 1.52 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले सड़क पुल का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को कर दिया। न्यू कोइलवर ब्रिज का नाम भारतीय गणितज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार विजेता वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। केरल में प्रसिद्ध वेम्बनाड पुल की लंबाई करीब 4.62 किलोमीटर है। यह पुल केवल मालगाड़ियों के यातायात के लिए प्रयोग किया जाता है। वेम्बनाड पुल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह झील के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्च रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच बनाया गया है। विश्व के इस सबसे ऊंचे सिंगल आर्च रेलवे पुल के विशेषता की बात करें तो 1.3 किलोमीटर लंबे इस रेल ब्रिज नदी तल से ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर है। यह 324 मीटर ऊंचे एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है।
सोच के देखिए कितना ऊंचाई पर है। आगे कहा जा रहा है कुतुब मीनार से भी ऊंचा यह ब्रिज 17 केबल्स पर टिका है और इसका लाइफ 120 साल आंकी गई है कि 120 साल तक ये चलेगा। चेनाब नासरी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है और ये एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। इस सुरंग को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल लंबाई 9.028 किलोमीटर है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर श्रीनगर के बीच दूरी 30 किमी कम कर देता है, क्योंकि सुरंग से जब आप निकलते हैं तो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको जाना पड़ता है, वो कम जाता है। यह सुरंग बिहार की 6ठी सड़क सुरंग है जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम लगा है। यह सिस्टम घुटन से बचाता है। यह सुरंग जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को लगभग 2 घंटे कम कर देगी और भूस्खलन के खतरे से भी रोक देती है। कितना बेहतरीन यहाँ पे पढ़ के लगा, कई सारी नई बातें जानने को मिला, बहुत लोग नहीं जानते रहे होंगे। आप पीछे करके एक बार और इस चीज़ को देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास की खोज खबर लेते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शरीर की संवेदना में शामिल अंगों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको संवेदी अंग कहते हैं। मनुष्य के कान में वह झिल्ली जो कंपन करती है और सुनने में मदद करती है डैश कहलाती है, उसको हम लोग कर्णपट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क की खिड़की के रूप में जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं संवेदी अंग को। संवेदी अंग को मस्तिष्क की खिड़की। लेंस के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें, तो गलत में काट दिया। अब पढ़िए सही क्या क्या है। लेंस में पाए जाने वाले प्रोटीन ए, बी और सी क्रिस्टलीय होते हैं, पानी और प्रोटीन से बने होते हैं, मुख्य रूप से पानी से बने होते हैं। ये सब सही बात था। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, तो संतुलन बनाने वाला कौन है? इसका आंसर कान दे रहा है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं 5 का ही पहले। कहा जा रहा है कान 2 संवेदी कार्य करता है, सुनना और शरीर के संतुलन को बनाए रखना। बाहरी कान को पिन्ना कहा जाता है और यह त्वचा से ढकी हुई उभरी हुई उपास्थि से बना होता है। कान ध्वनियों को इकट्ठा करने और उन्हें मस्तिष्क को भेजने के लिए मिलकर काम करते हैं, इसलिए शरीर का संतुलन बना रहता है। हालांकि लेंस में रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, यह सक्रिय है। लेंस मूल रूप से पानी और प्रोटीन से बना होता है। कई कशेरुकी में लेंस प्रोटीन ए, बी, सी से क्रिस्टलीय होता है। संवेदी अंगों को मस्तिष्क का खिड़की कहा जाता है। बाहरी, गौर से सुनिए, जब बाहरी उत्तेजनाएं संवेदी रिसेप्टर्स के साथ संपर्क करती है तो यह तंत्रिका आवेग के रूप में मस्तिष्क को संकेत भेजती है, जिसके परिणामस्वरूप संवेदना होती है और हम समझ पाते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। ध्वनि तरंगे कर्ण नलिका से बाहर कर्णपटल तक पहुंचती है, सही बात है। जब ध्वनि टकराती है तो कर्णपटल कंपन करता है। यह कंपन मध्य कर्ण की छोटी हड्डियों को हिलाते हैं जो आंतरिक कर्ण में कंपन भेजती है। आंतरिक कर्ण से संदेश जो होता है मस्तिष्क को भेज दिया जाता है। वे अंग जिसमें सुनना, देखना, स्वाद और गंध शामिल है वे संवेदी अंग है। उदाहरण के लिए आँख हो गया, देखने के लिए कान हो गया, सूंघने के लिए कान हो गया, सुनने के लिए नाक हो गया, सूंघने के लिए त्वचा हो गया, महसूस करने के लिए जीभ हो गया, स्वाद लेने के लिए। तो टोटल 5 हमारा संवेदी अंग हमारे शरीर में है। क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब आइए लास्ट आज का चैप्टर कर लेते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम बहुत ही प्यारा है, चिड़ियाघर की सैर। क्या क्या उसमें मिलता है चिड़ियाघर में? पहला कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के संपूर्ण रूप से गाने की कितना समय लगता है, तो हर बच्चा जानता है 52 सेकेंड लगता है जन गण मन गाने में। भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। यह IUCN के अनुसार सबसे कम चिंता वाली श्रेणी में आता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मतलब कई क्वेश्चन में ही आंसर छुपा दिया, तो आंसर क्या कहिएगा? मोर को कहिएगा। क्लियर है बात? निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रगान की रचना किया है? राष्ट्रगान गाने वाले कौन है? तो कहिएगा बहुत आसान है, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा आंसर। महात्मा गांधी दे रखा है, पता है आपको? आंसर किताब में जब जाएंगे इसका महात्मा गांधी है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रगीत की रचना की?
राष्ट्रगान अलग होता है, राष्ट्रगीत की बात करें, गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। अब सुनिए मेरा यहाँ पे याद रखने का तरीका, गान जेंट्स जैसा फील होता है, गीत लेडीज जैसा फील होता है। तो अब नाम देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जेंट्स जैसा फील हुआ तो गान को गाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर, गीत लेडीज जैसा फील हो रहा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी सुन के ऐसा लग रहा है लेडीज जैसा, नहीं लग रहा तो लगाइए मन में, बट याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया कब? आपसे ये क्वेश्चन कर दिया है तो आप कहेंगे इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये सब तो कभी ऑप्शन होता ही नहीं है। 47 वाला कभी कभी हो जाता है किसी किसी का, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन, लेकिन ये सब कभी नहीं होता है। भारत सरकार ने किसी राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, तो बाघ को किए हुए राष्ट्रीय पशु घोषित। आइए सॉल्यूशन में देखते हैं क्या क्या कहा जा रहा है। पहला है कि हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके संपूर्ण संस्करण में लगभग 52 सेकंड लगते हैं। इसकी रचना मूल रूप से बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। 24 जनवरी 1950 को इसे हमारे देश के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा हिंदी संस्करण में अपनाया गया। बंगाल में लिखा गया था लेकिन उसको हिंदी संस्करण करके क्या हुआ कि अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। आगे कहा जा रहा है, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया। 26 जनवरी 1963 को। आगे कहा जा रहा है, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर ही है। भारतीय परंपराओं में समृद्ध धार्मिक और पौराणिक भागीदारी के कारण इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। मोर का बहुत बड़ा महत्व है। आगे कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो भारत की एकता की एक और अभिव्यक्ति है। 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में जनगण मन को पहला संस्करण गाया गया। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को यह भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में घोषित किया गया। अगला टॉपिक में है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। यह 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहा जाता है इसे पहली बार 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। लिखे नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर, बस वो गाए थे। 1950 में गीत के पहले 2 छंदों को भारत के राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक दर्जा दिया गया। आगे कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह अशोक स्तंभ से लायक कैपिटल सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है पर आधारित भारत गणराज्य की एक आधारिक मुहर है। सरकारी मुहर भी इसी से बना है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। इसका उदाहरण है सत्य ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, कहने का मतलब यह सत्यमेव जयते का। बाघ को उसकी चपलता, ललितय शक्ति के आधार पर भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया था और उसे रोकने के लिए भेजा गया। सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था। यह परियोजना जिम कॉर्बेट नेशनल से शुरू किया गया था। मैं इस कॉर्बेट में गया हूँ, नैनीताल उत्तराखंड में। यहाँ पे आपका आज का सेशन दोस्त कंप्लीट होता है। 22, 23, 24 3 लेसन हमने कंप्लीट कर दिया। 3 लेसन हम लोगों ने एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का कंप्लीट किया। आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइए। कोई भी सजेशन हो ज़रूर मुझे बताइए। यदि कोई भी बुक या कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी आप एक्स्ट्रा से करना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि हाँ सर ये मुझे ज़रूरत है, मैं उसको ज़रूर पूरा करने का कोशिश करूँगा। चलिए रोहित कुमार को विदा कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।